बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी एमडी गेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा जी बच्चों, आज की बात हम करने जा रहे हैं कि एमडी गेट के पास पेपर्स पे बात करने जा रहे हैं और 2023 का सिंध का एमडी गेट पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, 2023 में मैं पहले बता दूं, आपके पास 2 एमडी गेट हुए थे। कुछ रीजन से, कुछ टेक्निकल इश्यूज से कहा गया था कि पेपर लीक हो गया है, कुछ बातें हुई और देन फिर उसके बाद एमडी गेट लीक हुआ और यानी चेंज हुआ, दोबारा से हुआ। पहले जनाब मेडिकल ने लिया, फिर उसके बाद जो है वो वही टेस्ट जो है वो दोबारा से फिर डाउ ने लिया। अच्छा, आज वाला जो टेस्ट है ये डाउ वाला नहीं है बल्कि जनाब मेडिकल वाला है, यानी जो पहला टेस्ट है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर हम दूसरे वाला भी सॉल्व करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट वो भी है क्योंकि बना तो उसी लेवल का था। हाँ, बाद में कोई एरर आ गया वो एक अलग बात है। ये कोई मॉक टेस्ट तो नहीं था ना, ये भी उसी लेवल का टेस्ट था। तो आप इसको भी देखेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सर क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आ जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट बातें डिस्कस करने के लिए, राइट। तो आपके पास जनाब क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन विच स्पेक्ट्रल सीरीज इन फॉर अल्ट्रा वायलेट रीजन। यार आपने स्पेक्ट्रल सीरीज तो पढ़ी होंगी, राइट। अब स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती हैं? लाइक एक बाल्मर सीरीज होती है, एक पार्सन सीरीज होती है, एक फन सीरीज होती है और एक लाइमन सीरीज होती है। इसमें हमसे ये पूछा है कि अल्ट्रा रीजन कौन सा है। बेटा एक बात याद रखना कि अल्ट्रा रीजन सिर्फ लाइमन होता है, सिर्फ लाइमन होता है। अच्छा, इसमें दो, एक हमें नहीं दी हुई और वो कौन सी है? ब्रैकेट हमें नहीं दे रखी, तो ब्रैकेट मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 और ये 5 हो गई। लेकिन इन पांचों में से जो लाइमन सीरीज है वो सीरीज हमारे पास कौन सी कहलाती है? अल्ट्रा कहलाती है, ठीक है बेटा। एक बात और भी यहां पे बता दूं कि ये अगर अल्ट्रा है तो बाल्मर विजिबल है, नजर ये आती है, यानी जितनी भी लाइट हमें नजर आती है वो बाल्मर सीरीज में। अच्छा, पास्चन, फंड और ब्रैकेट, ठीक है, ये तीनों यहां पर मैं ऐसे मिला देता हूं। तो ये सीरीज हमारे पास कौन सी सीरीज कहलाती है बेटा? इंफ्रा रीजन कहलाता है। ये भी नजर नहीं आता, अल्ट्रा भी नजर नहीं आता, लेकिन अल्ट्रा हाई एनर्जी होता है इसलिए उसे हम अल्ट्रा कहते हैं, राइट। और जो नजर आती है वो हमारे पास बाल्मर सीरीज होती है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहते हैं कि ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है। ओम्स लॉ क्यों एप्लीकेबल है? ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज ना, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज ना, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बिकम इनफाइनाइट। सुने जी, अब मैं ये जो सही ऑप्शन पे मैंने इशारा कर दिया कि रिमेन सेम। अब बेटा एक बात बताऊं कि ओम्स लॉ में हमने एक बात पढ़ी थी कि V इज इक्वल्स टू आई आर, यानी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। ये बात तो हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि जनाब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? V के। अब सवाल यहां पर आ जाता है कि कंडक्टर कौन सा होना चाहिए। तो बेटा एक बात आपने याद रखनी है कि कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि ये बात तब होगी क्योंकि ये क्या कह रहा है कि करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, सॉरी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा। हाँ, ये बात तो हमें समझ में आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा। लेकिन उसने साथ में कहा है कि कब? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जब भी किसी बॉडी में से क्या गुजरता है? करंट गुजरता है, तो उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो बेटा उसकी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है? कांस्टेंट नहीं रहती। जब कांस्टेंट नहीं रहती तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहानी हमारे लिए, जो कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही रहेगा? सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। डन, आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी करंट दैट डज नॉट चेंज, ठीक है, कि आपके पास जो है वो डीसी करंट में which of the following DC current that does not change its intensity, कि इस सारी कहानियों में DC करंट कहाँ अपनी जो है वो इंटेंसिटी को चेंज नहीं करता। तो भाई एडे करंट, ये आपने कई दफा पढ़ा होगा, इसके कई नाम लिखे जाते हैं। तो सॉरी एडे नहीं, स्टेडी करंट जो है वो आपके पास है, आपने कई दफा पढ़ा होगा। स्टेडी करंट जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है।
तो ये इसके अंदर इसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, सेम फ्लो के साथ जो है वो गुजरता रहता है, इसलिए जो है वो इसे क्या कहते हैं कि ये इस स्टेडी करंट कहते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज इन सीरीज टू द एक्सटर्नल लोड, नॉट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल लोड, इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल लोड, या जीरो। नहीं सर, एक्सटर्नल लोड के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है, लेकिन सीरीज में कनेक्ट हुई हुई होती है, पैरेलल के साथ कनेक्ट नहीं हुई हुई होती, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, राइट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सेट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड, यानी ऐसा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो कि बैटरी के टर्मिनल पर हो। मैं एक काम करता हूं, ऐसी एक फिगर बना देता हूं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास है बैटरी, ठीक है। अब बैटरी के दो टर्मिनल ले लेते हैं, एक हमारे पास इधर प्लस आ गया, एक इधर आ गया, ये प्लस और ये माइनस। इधर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, जो एग्जैक्ट यहां पर मिलेगा, तो ऐसे पोटेंशियल को हम EMF कहेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू, जूल पर सेकंड, मैं फॉर्मूला बनाऊं, जूल है वर्क का यूनिट, सही हो गया, ठीक है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, हाँ जी, जूल है वर्क का यूनिट, ओके, और सेकंड है टाइम का यूनिट, तो ये बन गया पावर, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं 1 वॉट, ठीक हो गया, आसान सी बात थी, समझ में आ गई, ओके डन। Which of the following is correspond to the momentum of the photon, ठीक है। आपके पास अच्छा, इसके अंदर ना ये चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन आया है, चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन आया है। अच्छा, इस चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में ये कहता है कि जो फोटोन का मोमेंटम है उसका जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, यानी जो गिवन था, तो वो आपके पास सर है h/λ, ठीक है। h क्या है, यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और लैम्डा क्या है सर, हमारी वेवलेंथ है। आगे बढ़ते हैं, राइट, चलो जी। इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज, ओके, ये हमारे पास क्या दी हुई है, वेवलेंथ दी हुई है लाइट की, तो मैं यहां लिख देता हूं कि लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁷ ओके। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप हमें बता दें। अच्छा, अब आपको एक बात याद होगी बेटा, वो ये याद होगी कि लाइट की बात करता है, तो इसके अंदर जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, वो होता है V = f λ, यहां से हमें फाइंड करनी है। लेकिन सर इसमें V तो है नहीं, तो V लाइट का तो कांस्टेंट है, जिसे C लिखते हैं ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C = f λ, और C की वैल्यू बेटा हो जाएगी 3 × 10⁸, ठीक है। और इज इक्वल्स टू यहां लगा देता हूं f, और लैम्डा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास 3 × 10⁻⁷। ये वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ लेके चले जाओ, तो ये आपके पास बेटा हो जाएगी 3 × 10⁸ और 3 × 10⁻⁷। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखो 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा आपके पास 1 × राइट, ये माइनस का है, जब ये पावर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाके 8 में 7 को ऐड कर देगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 × 10⁻15। और ये क्वेश्चन कहीं है हमारे पास, हाँ ये रहा 1 × 10⁻15 जो है, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो आपकी सॉल्यूशन भी बड़ी आसान हो गई, तो मसला ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following does the work ट्रांसफार्मर वर्क, ट्रांसफार्मर की बात करता है, ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, सही है। तो ट्रांसफार्मर के लिए हमें क्या चाहिए कि कौन सा, किस पर जो है वो ये ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है। तो सर आप जरा सोचें, मैं कलर जो है ना वो चेंज कर लूँ इसका, ठीक है। तो सर इसका सेल्फ इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन सही आंसर है कि ट्रांसफार्मर किसे फॉलो करता है, म्यूचुअल इंडक्शन को, कि इसके अंदर 2 कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। सेकेंडरी वाली कॉइल के टर्न ज्यादा होंगे तो स्टेप अप, सेकेंडरी वाली कॉइल के कम होंगे तो स्टेप डाउन। एक को याद कर लो किसी को, ठीक है। लाइक ये अगर आपके पास प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई सेकेंडरी,
ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी के कॉइल ज्यादा हैं और टर्न्स ज्यादा हैं, तो मान लो कि ये आ गया स्टेप अप। ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये एक प्राइमरी कॉइल होती, इसके ज्यादा टर्न्स होते और इसके थोड़े टर्न्स होते, तो ये कहलाता हमारे पास स्टेप डाउन। बेटा ये पूरा मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें खोपड़ी में याद रहे। चलो आगे चलते हैं। इफ ट्रांसफार्मर हैज 500 tons on primary coil, right, and 250 tons on secondary coil। तो पहला तो याद कर लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, उसके टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल के 500 और सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं सर 250। ओके, आउटपुट वोल्टेज जीरो हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि भाई बात ऐसी है कि आउटपुट वोल्टेज को जीरो होने के लिए कैसे कि तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो का मतलब इंडक्शन हो ही नहीं रही, इसका मतलब किस्सा खत्म। आउटपुट वोल्टेज आर इक्वल? नहीं, क्योंकि इसके टर्न्स ज्यादा हैं, इसके टर्न्स कम है, नहीं होगा। आउटपुट वोल्टेज हाफ, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज डबल। तो बेटा आउटपुट वोल्टेज, एक ही सवाल है जो कि दिल को छू रहा है, और वो कौन सा है? हाफ वाला, कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया, किस्सा खत्म हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर उल्टा सवाल होता कि प्राइमरी के 250 होते और सेकेंडरी के, मैं यहां पे एक क्वेश्चन बना देता हूं, देखो ताकि आपको समझ में आए कि प्राइमरी के 250 होते, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि एग्जाम्पल, ताकि आपको नोट्स में पता भी चले। 250 होते और सेकेंडरी के 500 होते, तो फिर ये जो डबल वाला ऑप्शन था ना, ये ऑप्शन होता जो आखिर में हमारे पास आया हुआ है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following define the change in magnetic flux per unit area? ओके जी, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या सॉरी मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलो एक काम करते हैं, निकाल के चेक कर लेते हैं। भाई हमारे पास एक फ्लक्स का फॉर्मूला है, फ्लक्स का फॉर्मूला है कि मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। ओके, तो अब यहां से मैं एक काम करता हूं कि फॉर्मूला चेंज करता हूं, बना देता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सही है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्स फ्लक्स डेंसिटी कहलाएगा। एक बात याद रखना कि फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट भी मैग्नेटिक इंडक्शन के बराबर ही होता है। किसके बराबर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बराबर होता है, इंडक्शन के बराबर होगा। डन हो गया जी, आगे चलें सर नेक्स्ट पे। व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड यूनिट एरिया? यही वैसे वही सवाल है, उलट कर आया क्या कि डॉट प्रोडक्ट। भाई मैंने अभी अभी तो लिखा मैग्नेटिक इंडक्शन को बी से लिखते हैं और यूनिट एरिया को डेल्टा ए के साथ लिखते हैं, तो जनाब ये इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाती है? अगर तुम लोगों ने इंटर पढ़ी है तो बेटा इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। हो गया जी, बात समझ आ गई। मैग्नेटिक बी को मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। तो जो भी आपके पास पल्ले पड़े, जो भी आपको आसान लगे वो आप समझें। अब ये एंट्री टेस्ट है, अब इसमें नाम लेने पर आप लोगों को वो नहीं होगा कि आपने सही से पढ़ा नहीं था ना तो आपके अच्छे नंबर नहीं आए, नहीं, आपको सही से एमसीक्यूज करना है। आगे चलते हैं। What does the magnetic flux measure? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उसमें क्या मेजर किया जाता है? ओके जी, क्या मेजर किया जाता है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो भाई आपके पास कहता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और एरिया सराउंड द मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यार मैं आपको एक मैग्नेटिक फ्लक्स का छोटा सा डेफिनेशन बताऊं कि हमने कहा कि हमारे पास ये एक जो है वो एरिया मौजूद है, ठीक है, इसको कहते हैं हम डेल्टा ए यानी यूनिट एरिया। इसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस गुजर जाएंगी उसे हम क्या कहते हैं? ये बी आ गया, ये ए आ गया, उसे हम क्या कह देते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला बनता है बी डॉट डेल्टा ए। तो मेरा ख्याल है एमसीक्यू सॉल्व हो गया।
क्या नंबर ऑफ में क्या मेजर किया जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स में? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि कहां से पास होंगी? किसी भी यूनिट एरिया में से, उसे हम क्या कह देते हैं सर? मैग्नेटिक फ्लक्स कह देते हैं। आगे चलें, गुड हो गया। द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंस इज इक्वल टू, ओके, द चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एलो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके? डिस्टेंस एलो। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो जो उसने बोला मैंने लिख दिया। तो बेटा ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा तो याद कर लो, मैं पढ़ा देता हूं। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो मैंने कई दफा कहा है कि अपने जब भी आप एमसीक्यू सॉल्व करा करो तो एक काम याद किया करो कि एक पेन पकड़ा करो और रफ पेपर में हल्का हल्का, जैसे मैं कर रहा हूं इस तरह किया करो। हाँ, मैं स्लो कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को समझाना है। और बात में ये जो मैं अजीब सी बातें भी तो कर रहा हूं ना, शायद आप लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन मैंने समझाना है। इसलिए क्या होता है कि मुझे क्या करना पड़ता है कि आपको बताना होता है। अदरवाइज आपने फटाफट फटाफट जिस तरह ये फॉर्मूला बनाया ना, तो यहां सोचने से बजाय अगर कॉपी पे लिख लेंगे ना डेल्टा वी ओवर, अच्छा तो यूं है ये चेंज इन मैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। अस्सी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड एन इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय द एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट डिफरेंस इज इक्वल्स टू, भाई बात सीधी सीधी सी है कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 वोल्ट के लिए चलाना है, तो 1 वोल्ट का आपके पास जो एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए, वो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए 1 वोल्ट के साथ, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कि which laws explain the relation between the amount of charge and force between them? लेंजेस लॉ तो डायरेक्शन बताता है, नहीं सही है, ये वाला तो ना हुआ। एम्पेयर लॉ तो करंट बताता है, नहीं ये भी नहीं सही है। मतलब ऊपर आप देख लो ना। अच्छा, कूलम्स लॉ बताता है कि अगर एक चार्ज इधर हो और दूसरे चार्ज इधर हो तो इन दोनों में फोर्स हो सकती है। तो आ गया ना, असली मिल गया, सही वाला मिल गया, तो ये आंसर आ गया कूलम्स लॉ। क्या कह रहा है? चार्जेस और फोर्सेस के बारे में बताता है। चलो ये भी बता देता हूं, ओम्स लॉ जो है ये V इज इक्वल्स टू IR बताता है, वोल्टेज और करंट की बात करता है। तो ये चारों चीजें मिल गई आपको, मैंने चारों बता दी। हो सकता है कि आगे कहीं और कुछ और भी सवाल हो, ठीक है। चलो जी फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है कि व्हाट डज द, एक मिनट दीजिएगा मुझे, कहता है व्हाट डज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज रिप्रेजेंट? चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? पहला सवाल कि पाथ फॉलोड बाय द चार्ज, नहीं, चार्ज के रास्ते का इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई ना। साइज ऑफ द चार्ज, नहीं, चार्ज मोटा तगड़ा हो कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्पीड ऑफ द चार्ज, स्पीड भी नहीं। तो फिर बाकी जो बचा वो क्या बचा? इफेक्टिव एरिया। देखो ये एक चार्ज है, इसके अराउंड इधर इधर तक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेटा ये बताता है कि इस एरिया तक चार्ज जो है वो अफेक्ट कर सकता है दूसरे चार्ज को, तो ये एरिया क्या कहलाता है? इसकी फील्ड कहलाता है। तो आंसर इज सी इज द राइट ऑप्शन। डन। 19 क्वेश्चन, 1 न्यूटन पर कूलम इज, फोर्स न्यूटन के लिए आया, ओके, चार्ज कूलम के लिए आया, ऐसे ही है ना। तो ये दोनों आ गए, तो फोर्स पर F अपॉन Q है ना। अब आपके पास ये वाला बन गया कि न्यूटन पर कूलम, इस तरह कुछ बन रहा है। तो अब एक काम करते हैं, इसमें से कुछ ढूंढें, शायद मिल जाए। तो ये आपके पास एक तो है 1 अपॉन सेकेंड, नहीं ये तो हो नहीं सकता। अब मैं गलत पहले ढूंढवा रहा हूं। फिर आपके पास है जूल अपॉन कूलम,
तो ये आ गया वर्क डन अपॉन चार्ज। एक आता है पोटेंशियल अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। तो देखते हैं कि भला ऐसा कुछ है, तो मैं एक काम करता हूं कि वोल्ट अपॉन मीटर को लेता हूं। सही है। अब वोल्ट बराबर होता है वर्क डन अपॉन चार्ज के, ठीक है। साथ में इधर लगा देते हैं हम एक मीटर। सही है, ये मीटर यानी वो डिस्टेंस की बात कर रहा है। वर्क बराबर होता है एफ डी के, ठीक है। नीचे आ गया Q और ये मीटर, ये भी D है ना, ये भी D है, मीटर है तो D है। तो D और D तो हो गए कैंसिल, बाकी बच गया न्यूटन पर कूलम। यार ऐसा ही तो है इधर, है ना। बात समझ आ गई? आई थिंक ठीक हो गया। तो आंसर इज वोल्ट पर मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इफ द बॉडी, ओके, एक बॉडी है उसकी एक्सेलरेशन बतानी है। मास कितना दे रखा है बेटा 0.5, एक्टेड अपॉन द फोर्स ऑफ F दे रखा है 10 न्यूटन। यार ये तो बड़ा आसान सवाल है, राइट। तो इसका मतलब हम लगा देते हैं F इज इक्वल्स टू ma। F की वैल्यू है 10 और मास की वैल्यू कितनी है पता नहीं 0.5। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। 10 को आप लेकर आ जाएं इधर, सॉरी 10 को नहीं, बल्कि आप किसको लेकर आ जाएं 0.5 को लेकर आ जाएं। अब सर ये पॉइंट वाला हमें सॉल्व करना नहीं आता, तो एक काम करते हैं ना, मैं आपको सॉल्व करना दिखाता हूं। ये है 10, है ना, ऊपर को रहने दो। ये जो 0 है ना एक्स्ट्रा वाला, इसको उठा के इधर ले जाओ, ये यहां आ जाएगा। यानी पॉइंट से पहले अगर कोई 0 है या पॉइंट है, एक पॉइंट है, पॉइंट से पहले एक 0 है तो ऊपर एक 0। अगर नीचे 2 0 आ जाए तो 2 0, 3 0 आ जाए तो 3 0। आपने 100 कर दिया, नीचे आ गया 5। अब तो आसान है यार, 5 का टेबल 100 पे 20 टाइम्स जाएगा। तो यहां पे कहीं है, ये रहा ना 20 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। 21, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी पूछ रहा है। बेटा ये होता है फोर्स के बराबर। सही है, ये है कहीं पर, ये रही ना, फोर्स इज द राइट ऑप्शन। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर आपसे फॉर एग्जांपल, यहां पे मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं ना, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी ने ये पूछा हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर क्या होगा? तो बेटा जी फिर डेल्टा L ओवर डेल्टा T लिखेंगे और ये बराबर होता है टॉर्क के। ठीक, क्लियर हो गई बात? तो ये दोनों बातें मैंने बता दी। 22, रेडिएशंस आर डेंजर, रेडिएशंस खतरनाक होती हैं। अच्छा जी, टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, यानी हमारे लिए, बिकॉज दे डैमेज सेल बाय, ये सेल को डैमेज कर देती हैं। क्यों भाई? ये बताना पड़ेगा। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सेल, नहीं, टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाती। डिस्ट्रॉइंग द सेल, प्रोड्यूसिंग आयन इन द सेल, एंड बाय डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल। तो सर प्रोड्यूसिंग आयन इन द सेल इज अ राइट ऑप्शन, कि उसके अंदर आयंस जनरेट करती है, यानी अल्फा बीटा जब बॉडी के अंदर रेडिएट करेंगी तो उसमें आयनाइजेशन होगी और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the following result in the centripetal acceleration produced in the body? Change in the magnitude of the force, change in mass, नहीं। Change in magnitude of velocity, नहीं। Change in direction of the velocity, yes। मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर ये सर्किल है और एक बॉडी है, यहाँ पर सेंटर, इधर है इसका मास m, राइट। अब ये बॉडी ऐसा घूमती है, इस तरह घूमती है। जब ये घूमती है तो बेटा इसकी वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से चेंज नहीं होती, नहीं, ठीक है। वेलोसिटी चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि अगर बात करें ना हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो बेटा इसमें तो वेलोसिटी चेंज होती ही नहीं, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो फिर भी होता है, राइट। दूसरा, फिर चेंज इन मास, मास थोड़ी ऐसे थोड़ी है कि मास घूमे जा रहा है और गिरता जा रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, नहीं, ये भी नहीं।
तो फिर क्या है, फिर यह है कि चेंज इन वेलोसिटी, देखो यहाँ जाएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज, फिर थोड़ी देर में ये यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी देर में ये यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी देर में ये यहाँ जाएगा। तो पहले वेलोसिटी का डायरेक्शन था इधर, फिर आ गया इधर, फिर आ गया इधर, फिर आ गया इधर, तो ये आ गई आपकी इसकी स्टोरी। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, सॉरी ओहो ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। ओके, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ओके कैसे पता करना है कि भाई 360 डिग्री होता है 2 पाई रेडियन के बराबर। अब आपको चाहिए 1 रेडियन, तो 1 रेडियन चाहिए तो 360 डिवाइडेड बाय कर दो 2 पाई और इधर बचा 1 रेडियन। 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14। सर अब इनको डिवाइड कर देते हैं, अब इनको डिवाइड कर देते हैं, तो अब मैं तुक्का लगवा रहा हूं ना, आपको अगर वैल्यू याद नहीं है यार, ये तो 2 3 इतनी छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे 5 आंसर तो नहीं, नीचे वाली वैल्यू छोटी है ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो 0 पॉइंट में आंसर तो नहीं, ठीक है। फिर नीचे वाली ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो वैल्यू से बड़ा आंसर तो नहीं, ये भी नहीं आ सकता। देखो ये तुक्के, पहला कि नीचे डिवाइड कर रहे हैं इतना छोटा आंसर नहीं, फिर नीचे वाली वैल्यू छोटी है ऊपर वाली बड़ी है, यानी नॉमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो 0 में आंसर तो नहीं। 573 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो शायद आ जाए वरना तो नहीं, ठीक है। तो एक ही बचा 57.3 डिग्री और ये राइट ऑप्शन, ठीक है। तो भाई ऐसे टोटके होते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं। A wheel of the bike, okay, rotate from the rest, initial velocity आ गई 0, achieves a 6.28 रेडियन पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, ओके। तो भाई ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी ओमेगा के साथ लिखते हैं क्योंकि ये सर्कुलर बात कर रहा है, राइट। और अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, अचीव रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी आ गई 6.28 और रेडियन पर सेकेंड, टाइम आ गया 2 सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल्स टू चेंज इन ओमेगा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। तो अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6.28, ओके। और टाइम है 2, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है तो काट दिया हमने। लगाओ तुक्का भाई, 2 का टेबल 6 पे, अच्छा ये पॉइंट है ना सॉल्व करना, तो सर मुझसे पूरा तो सॉल्व नहीं हो रहा, तो 2 का टेबल 1 टाइम इधर 3, तो 3 में कोई ना कोई आंसर होगा, एक तुक्का है, 3 में ही आंसर है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना क्या बताना चाह रहा हूं, कि इसी तरह के एमसीक्यूज होते हैं, जानबूझ के उसमें फंसाया नहीं होता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द रेडियस, ओके। v एक फॉर्मूला उठाएं, v अपॉन लीनियर वेलोसिटी v है, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो रेशियो कहता है लीनियर वेलोसिटी, ये रही लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी का पूछा ना, और ये रहा रेडियस, तो v अपॉन r इज इक्वल टू ओमेगा, तो है कहीं ऑप्शन, ये रहा ना एंगुलर वेलोसिटी, सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लॉ हैज द ग्राफ सिमिलर टू द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि बच्चा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ओके। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पहले लिखें क्या है, 2 ऊपर वाले लिखते हैं, 3 फिर बाद में देखते हैं। चार्ल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम बढ़ता है, कम होता है जब प्रेशर बढ़ता है, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो हो गया ना ऑप्शन, आंसर आ गया, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़े। ड्यू टू द सडन रेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कार मूविंग ऑन द रोड।
अचानक से बारिश आ जाए, क्या होगा? एक कार सड़क पे जा रही है, अचानक से बारिश आ जाए, क्या होगा? ठीक है, बैलेंस विल बी नॉट मेंटेन, डायरेक्शन ऑफ द मोशन विल बी अफेक्टेड, लीनियर मोमेंटम, फोर्स ऑफ इंजन। कुछ गलत गलत निकालें, फोर्स ऑफ इंजन पे क्या चेंज आएगा बारिश की वजह से? यार इंजन तो अपनी फोर्स लगाता रहेगा, तेल जलाता रहेगा, बारिश आती रहे, वो तो अपनी फोर्स लगाता रहेगा। लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेस, कम हो, डिक्रीजेस बोलते तो सोचते कि शायद बारिश की वजह से स्पीड कम हो जाए, लेकिन ये तो इंक्रीज कह रहा है। नहीं यार, खुद से थोड़ी भागना शुरू कर देगी। दो बातें आ गई, डायरेक्शन ऑफ द मोशन बी अफेक्टेड और बैलेंस विल बी नॉट मेंटेन। अब क्या करें? ठीक है, तो मोशन का डायरेक्शन जो है वो क्या होगा, अफेक्ट करेगा। या तो इसका मतलब सर हमारे पास जो पॉइंट है, जो सही बात है कि बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए कि आगे चलते हैं। Which of the following are the Doppler effect? ओके जी, डॉपलर इफेक्ट किस काम आता है? सी को हो गया जी। डॉपलर इफेक्ट जो है वो हमारे पास किस काम आता है? सेंडिंग द रडार सिग्नल, मेजरिंग द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल, डिटरमाइनिंग द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ मीडियम, और सर आपके पास जो है होलोग्राम टेक्नोलॉजी। तो सर ये जो आता है ये हमारे पास रडार सिग्नल को सेंड करने के काम आता है, जो हमारा एप्लीकेशन डॉपलर इफेक्ट की है। लॉन्गिट्यूडनल वेव एग्जिबिट, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? पोलराइजेशन होती नहीं है। फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, पार्टिकल नेचर नहीं। प्रॉपर्टी एनर्जी ट्रांसमिशन इन स्पेस, तो भाई एक ही चीज हो सकती है जो सुपरपोजिशन इनमें पॉसिबल है, बाकी ये जो वो दो बातें लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी ट्रांसफर्स के लिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल के लिए नहीं है। 31, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एडियाबेटिक चेंज। ओके जी, कौन सी ऐसी चीज है जो कि एडियाबेटिक में चेंज नहीं होती? यार एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज हो सकता है। जब हम सिस्टम पढ़ते हैं ना, एक सिस्टम को बनाते हैं ना, और ये सिस्टम आया हमारे पास ऐसा बंद, अब ये इंसुलेटेड सिस्टम है तो एडियाबेटिक हो गया। ठीक है, एडियाबेटिक हो गया। अब एडियाबेटिक में एकदम से धड़ाम से फटाफट ऊपर लेके जाते हैं जब हम सिलेंडर को, तो क्या होगा कि ये टेम्परेचर कम करेगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा, प्रेशर कम करेगा, लेकिन एक चीज सेम रहेगी जो कि क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट। यार हीट क्या होती है? वो नहीं जो इसके अंदर है, वो जो इसके इसमें आ रही है या इससे निकल रही है। पहले हीट समझो। अब आप बोलोगे सर हीट भी तो कम हो जाएगी ना, या हीट बढ़ जाएगी? नहीं, जो इसके अंदर बढ़ेगी या कम होगी वो हीट नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन हीट क्या होगी? जो इसके अंदर एंटर होगी या इसके अंदर से एग्जिट होगी, उसे हीट कहेंगे। तो एडियाबेटिक सिस्टम में ना हीट का एंटर होना है ना हीट का एग्जिट होना है, तो बात किस्सा खत्म हो गया। राइट, चलें आगे चलते हैं। Which statement is best for the electric flux of the point charge? Independent of the medium, okay, independent of charge नहीं यार, मीडियम अगर है तो भी चेंज होगा फ्लक्स में, चार्ज अगर है तो भी गड़बड़ होगा कि चार्ज पे तो फ्लक्स डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड द सरफेस इन विच द चार्ज इज इनक्लोज्ड, इंडिपेंडेंट पोजीशन चार्ज एंड शेप। यार ये वाला जो है ना, ये इज राइट ऑप्शन। फ्लक्स के ये गॉसेस बाबा ने बताया था। उसके बाद जब इसने क्या कहा था कि फ्लक्स इज डायरेक्ट इक्वल्स टू द 1/ε0 टाइम ऑफ द चार्ज। तो ये पहले वाले जो दो ऑप्शन है ना, तो ये दोनों आ गए। ये रहा मीडियम, कि अगर मीडियम बढ़ेगा तो ये वैल्यू ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये ε0 εr, और ये साथ में आ जाएगा चार्ज। ठीक है, और अगर चार्ज बढ़ेगा तो फिर वैल्यू बढ़ेगी। तो इसका मतलब शेप कोई भी हो और सरफेस कोई भी हो, ठीक है, तो मतलब शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाने दो। राइट, 33, बीटा पॉजिटिव डिके द न्यूक्लियर नंबर इज, हाँ जी, बीटा पॉजिटिव डिके में न्यूक्लियर नंबर क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। सर कैसे? जल्दी से समझाएं भाई। चलें जी समझा देते हैं। पहले तो ऑप्शन लिख दूं, कंजर्व्ड रहेगा। कैसे सर? ऐसे मानते हैं कि मानो आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास 3 न्यूट्रॉन है और इसके पास
3 प्रोटॉन है। ऐसा होता नहीं है, थोड़े थोड़े में ऐसा नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं। सर इसके अंदर से बीटा निकला, जब बीटा निकला तो मानो एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया है प्रोटॉन में, तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा प्रोटॉन में। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि जो रिजल्ट मिलेगा उसमें 4 एटॉमिक नंबर मिलेंगे, 1 2 3 4, और 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, 1 और 2। अब न्यूक्लियर नंबर किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कितने पाए गए? 1 2 3 4 5 6, और अब भी कितने पाए जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गए 6। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंजर्व हो गया। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कंस्टेंटली, चलो जी, एक बंदा है उसने दीवार से मारी छलांग, कुछ भी समझ लो यार, मारी छलांग और आया नीचे। जब ये दीवार के ऊपर ऐसे ऊपर छत पे था तो इस वक्त इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी mgh। अब जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और वो कन्वर्ट होती जा रही है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो अब मानो शायद इस पॉइंट पर है, तो क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी और माइनस कर देंगे उसमें से जितनी अब उसके अंदर आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मैं अब लिख देता हूं 1/2 mv²। है कहीं पर? ये रहा, बी इज द राइट ऑप्शन। क्या कहते हो? समझ आई बात? आगे चलते हैं। 35, द प्रोडक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये आ गई फ्रीक्वेंसी, ये आ गया वेवलेंथ, इक्वल्स टू वी। हो गया सॉल्व, है ना? वो आपने पढ़ा नहीं ना यार, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो किधर है यार? इधर है, किधर है? स्पीड ऑफ द वेव इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि v स्पीड को शो करता है, तो स्पीड ऑफ द वेव इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ो। 36, 2 बॉडीज हैं, ओके, एक का मास है 10 kg, यहां लिखता हूं, एक का मास है 10 kg, ओके, दूसरी का मास है 40 kg, राइट। आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सेम हाइट, ओके, और ऊपर से गिरती हैं। ये 10 kg वाला भी यहाँ से गिरा और 40 kg वाली भी यहाँ से, हालांकि मैंने 40 छोटा बना दिया, राइट। ये दोनों नीचे गिरती हैं, तो इनके पास क्या कॉमन होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन? पोटेंशियल एनर्जी, नको, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है मास पे, यहाँ पर लगाओ mgh। तो 10 kg वाले के पास कम होगा, 40 kg वाले के पास ज्यादा होगा, तो ये तो गलत हो गया। एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी या पावर? यार एक चीज सीधी सी कॉमन है, एक्सेलरेशन। इसके पास भी 9g होगी और इसके पास भी g होगी, और g की वैल्यू होती है बेटा जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस्सा खत्म किया, डन। 37, A body of the mass is 4 kg moving in a circle। ये आ गया एक सर्किल, पता नहीं सर्किल है या नहीं। इसके अंदर एक बॉडी है जिसका मास है 4 kg, ओके, ये रेडियस है इसका 2 मीटर। इफ द बॉडी मूव्स कंप्लीट सर्किल, इसने पूरा चक्कर लगाया, यहाँ से घूमी, आइसक्रीम खाई, बर्गर खाए और फिर वापस अपनी जगह पर आ गई, तो इसने वर्क डन कितना किया? कुछ नहीं किया भाई। वर्क डन बाय इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 0 होता है, उसमें वर्क डन नहीं होता, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इसने कवर किया है, मगर सर इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि बॉडी जहां से शुरू हुई वहीं पर आ गई। वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिथे दी खोती उथे ही आखल होती, राइट। तो 0 इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर, राइट। चेंज करें इसको, किलो का मतलब 1 को तो इधर ही लगा दो, किलो का मतलब होता है 1000, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय आवर का मतलब होता है, 1 आवर में सेकंड होते हैं कितने? 3600। नहीं आता तो करके देख लेना। 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब आपके पास आया सर 1 आवर में कितने सेकंड होता, अब आप मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, ये सेकंड भी तो लिखना था मैंने, यहाँ पर ये सेकंड लिख दिया बेटा, ये सेकंड और ये सेकंड कैंसिल हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 36
ये 2 जीरो ये रहे और 2 जीरो ये रहे, 3 जीरो ये रहे, 1 2 3, राइट। तो ये बन गया कुछ इस तरह। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 36 एक्सपोनेंट 5, और असली वाली लिमिट में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 3.6 एक्सपोनेंट 6, क्योंकि पॉइंट आगे चला गया। 3.6 जूल, नो 3.6 मेगा जूल, हाँ सर एक चलेगा, क्योंकि मेगा का पावर कितना होता है, 6 होता है। किलो नहीं, ये तो 3 होता है, गलत, ठीक है। तो गैगा भी नहीं चलेगा, किस्सा खत्म। बात समझ में आ गई, दिमाग में बात बैठी, आगे चलते हैं। ओके, स्टैंडिंग वेव्स, 2 वेव्स हैं, स्टैंडिंग वेव्स हैं आपके पास, और द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। पहले तो मैं अब स्टैंडिंग वेव बनाऊं, फिर नोड बनाऊं, फिर समझ में आता है। देखो भाई, अब स्टैंडिंग वेव्स हैं, मानो एक वेव यूं जा रही है, टक 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 टक, और दूसरी वेव यहाँ से ऐसे उल्टा यूं आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये मिल गई। भाई ड्राइंग में ऐसी गड़बड़ रहती है, राइट। तो ये बन गई हमारे पास स्टैंडिंग वेव। तो अब स्टैंडिंग वेव में जरा देखना कि आपके पास, ठीक है, आपके पास ये जो आ गया, एक मिनट मुझे, हाँ, आपके पास ये जो आ गया, ये एक, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये नोड कहलाते हैं। तो एक नोड से लेकर दूसरी नोड तक का डिस्टेंस कितनी, आधी वेव हुई ना, तो लैम्डा बाय 2 हो गया, राइट हो गया, बात के साथ खत्म। तो आप देख लो कि यहाँ पर कहीं लैम्डा बाय 2 है या नहीं है। हाँ, ये रहा लैम्डा बाय 2, आंसर क्लियर, टर्न, आगे बढ़ो। If the fundamental frequency of the vibration fixed both end of the 50 hertz is, अच्छा जी, fundamental frequency of the string fixed both end is 50 hertz. The fourth हार्मोनिक इज, भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास 4 हार्मोनिक बनेंगे और एक हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 है। तो फिर इसका मतलब 4 हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी सर, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 को 50 के साथ, तो ये आपके पास बन जाएगा 200 हर्ट्ज। सॉल्व्ड। 41, a ball is thrown with the 19.6 meter per second horizontally after 2 seconds। एक है, यहाँ पर बॉल को हमने फेंका है हॉरिजॉन्टल, तो जमीन पे तो नहीं चलाया होगा, फेंका है। फेंका है तो मतलब एक बंदा यहाँ खड़ा है, जो जमीन ये रही, यहाँ से इस बॉल को, ठीक है, या आपके पास यहाँ से इस बॉल को ऐसे फेंकता है। अब ये बॉल को ऐसे फेंकता है तो ये बॉल ऐसे 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 तड़ाक का के ज़मीन पे गिरेगी। तो ये शक्ल जो मेरे से नहीं बन पाई, इसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। याद करो, प्रोजेक्टाइल में भी ऐसा ही होता है कि ऊपर से फेंकते हैं वो बॉल नीचे चले जाती है, ठीक। तो भाई इसने पूछा इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी सेम रहेगी ना, ये भी तो हॉरिजॉन्टली बोला है ना उसने। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होती, तो जो आंसर है वही रहेगा 19.6। समझ आ रही है, वर्टिकल में होता तो चेंज होती, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। आगे लग चलते हैं। 42, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। भाई देखो बात सुनो, ये y कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये आ गया इसका प्रोजेक्टाइल मोशन, डन। ओके, ये आ गया हॉरिजॉन्टल और ये आ गया वर्टिकल। तो भाई हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 होती है, वर्टिकल में एक्सेलरेशन g के बराबर होती है, यानी 9.8। ठीक है सर, 0 क्यों होती है? क्योंकि भाईजान प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो अनचेंज्ड होती है, यानी कांस्टेंट रहती है, चेंज ही नहीं होती। क्या कहते हो, आइए समझ में बात। चलें अब आते हैं रिमेन सेम। चलें जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ वाइब्रेटरी मोशन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी आइदर ऑन साइड और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? पहले तो मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का कोई एग्जांपल दे दूं, या वाइब्रेटरी मोशन का कोई एग्जांपल दे दूं। तो मेरे पास ये देखो, ये एक बॉडी है, ये मैंने एक रस्सी बांधी और इधर इसको मास को हैंग किया, इसको मैंने लात मारी यहाँ से, ये बॉल यहाँ से यहाँ चले गई। तो बेटा ये आ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है,
तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है ना कोई भी सिंपल हाइपोनिक मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, उसे हम कहते हैं शहजादो एम्पलीट्यूड। लेकिन याद रखना मैक्सिमम वाला, सबसे ज्यादा वाला डिस्प्लेसमेंट उसे ही, ऐसा नहीं बीच में भी तुम बोलो कि ये एम्पलीट्यूड है, राइट। तो ये आ गया एम्पलीट्यूड। डन। 44 प्रोसेस इन विच द नो एक्सटर्नल वर्क इज फॉर्म्ड। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई वर्क फॉर्म ही नहीं होता। तो पहले तो बनाते हैं आइसोथर्मल आइसोकोरिक। एक काम करते हैं, डब्बा बनाते हैं, इस डब्बे के अंदर ये बनाते हैं पिस्टन, और पिस्टन डब्बे से मुराद सिलेंडर बनाते हैं। पिस्टन को करते हैं फिक्स, क्योंकि फिक्स करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। मानो वर्क 0 हो गया पक्का, ठीक है। अगर इसको छेड़ दिया ऊपर नीचे गया तो फिर तो काम हो रहा है ना, तो मतलब फिक्स करेंगे तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो मानो कि वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं होगा तो ऐसे प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ओके हो गया, आगे बढ़ते हैं। Induced EMF in AC generator can be increased by the, ठीक है, कि जो आपके पास जो है EMF में, जो आप AC जनरेटर में जो आपका EMF है वो कैसे होगा? इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, डिक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। नो यार, ये तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम करने से तो किस्सा। स्लोइंग डाउन द स्पीड ऑफ कॉइल, नहीं यार, स्पीड कम करने से तो कम हो जाएगा। डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, नहीं यार, फिर एक ही बचा। मैंने कहा ना गलत वाले ढूंढो, आंसर मिल जाएगा। तो भाई राइट, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। ओके, ये करंट और वोल्टेज को अल्टर करता है, ठीक है। तो यहां पे इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं यार, ये तो जनरेटर का काम है ना, ट्रांसफार्मर का काम थोड़ी है। कन्वर्ट डायरेक्ट करंट इनटू अल्टरनेटिंग करंट, नहीं, ये तो वो हमारे घर में यूपीएस कर रहे होते हैं ना, तो ये ट्रांसफार्मर थोड़ी करते हैं। कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू द डायरेक्ट करंट, नहीं यार, ये तो डायोड करता है, ठीक है। तो फिर कौन है? एक ही तो बचा कि ये करंट और वोल्टेज को अल्टर करता है, कि वोल्टेज बढ़ा देता है तो करंट कम कर देता है, और करंट बढ़ा देता है तो वोल्टेज कम कर देता है। आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर डायोड कैन बी यूज्ड एज, एक सेमीकंडक्टर, ये बात याद रखना, असेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है। यहां पर इंग्लिश भी यूज हो गई, असेमीकंडक्टर डायोड, यानी एक सेमीकंडक्टर डायोड। भाई एक सेमीकंडक्टर डायोड ट्रांसमीटर का काम तो कर नहीं सकता, एम्पलीफायर का काम भी नहीं कर सकता, फुल वेव रेक्टिफायर नहीं, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करता है, फुल वेव का नहीं करता। दो लगाएंगे तो फिर हाफ फुल वेव करेगा। चलें जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाफ लाइफ ऑफ द रेडॉन इज, भाई ये तो रट्टा है यार, अब मैं क्या बताऊं, तो लगाओ रट्टा। रेडॉन की जो हाफ लाइफ है शहजादो 3.8 डेज होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि 49 में कहता है कि दो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं, कनेक्टेड है 6 माइक्रोफेरेड एंड 12 माइक्रोफेरेड, और कनेक्टेड है सीरीज में। एक फिगर बनाते हैं। हेयर देखो, आपके पास कहता है कि एक है 6 माइक्रोफेरेड, another one is connected with 12 माइक्रोफेरेड। ओके जी, अब हमें करना ये है कि हम ये किसके साथ कनेक्टेड है? 200 वोल्टेज के साथ। डीसी वोल्टेज है 200 है, हेयर माइनस हेयर प्लस, और ये आपके पास आ गया जी माइनस। अब आगे चलना है तो कहता है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर Q और Q। बेटा एक बात तो याद रखनी है, सीरीज में है तो चार्जेस दोनों पे सेम होंगे। तो ये वाला कितना था? 200। अब आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लें। तो ए स्टेप में क्या करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपको करना है 1/C इज इक्वल्स टू 1/6 एंड 1/12। 1/C इज इक्वल्स टू 12 इज द क्या एलसीएम। 6 का टेबल 12 पे आएगा 2 टाइम, 12 का टेबल 6 पे 112 पे आएगा 1 टाइम है, तो 1/C इज इक्वल्स टू 3/12। सॉरी, अब ऐसा करते हैं कि C इज इक्वल्स टू 12/3 कर देते हैं, कैंसिल। तो C इज इक्वल्स टू, आंसर इज 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4
इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है फैरेड का। अब आ जाते हैं Q इज इक्वल्स टू CV का फॉर्मूला लेकर। Q हमारे पास है जी, मालूम करना है। C कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 और V हमारे पास वोल्टेज है पहले से 200। ओके, अब आपके पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू 4 टू द हो जाएगा 8, ये 6 माइनस में 2 प्लस के आ गए, राइट। तो इसका मतलब 8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। अच्छा बेटा, ये जो Q है ना, जो यहां से निकला वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा, तो इसका मतलब दोनों पर एक ही होना चाहिए। ये तो ये आ गया ना, दोनों पर एक ही है। 8 इंटू 10⁻⁻4, 8 इंटू 10⁻⁻4 मीन्स टू से दैट इस पर भी जो चार्ज है वो होगा 8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम, और इस वाले पे भी जो चार्ज है वो होगा 8 इंटू 10⁻⁻4 कूलम। सो द प्रॉब्लम इज सॉल्व। अच्छा, अब अगर रेडियस से मुराद कि अगर आप रेडियस बढ़ाते तो क्या बढ़ता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ता, लेकिन वो तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस के तो कांस्टेंट रहने से कोई फर्क वाकई नहीं पड़ेगा, वो तो खुद ही कांस्टेंट है, तो फिर इसकी बात करना फजूल। तो अब आपके पास क्या बना, रेडियस लेंथ डबल होगी। जब लेंथ डबल होगी तो मैंने आपको बता दिया कि जो है रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2R हो जाएगी। सर ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 50। चलें जी 50। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 51 आ गया। स्पीड ऑफ द साउंड एट 0 सेल्सियस इज ओके 3332। तो आप एक काम करते हैं ना, हम यहाँ पे डेटा बनाते हैं। टेम्परेचर एट हम एक काम करते हैं कि टेम्परेचर लिखते हैं कितना, 0 सेल्सियस, ठीक है। बल्कि और आसान शॉर्टकट तरीका बताता हूं, आप डेटा में भी आधी चीजें बनाओ। स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस, तो मैंने 0 लिख दिया, कितनी है 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड एट 50 सेल्सियस। हाँ, तो अब टेम्परेचर आपके पास कितना गिवन है, 50 सेल्सियस गिवन है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 50 का आया, राइट। अब आपके पास एक शॉर्टकट फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी फार्मूला हो इस पर ठोकना, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, आपने करना यह है कि जो स्पीड आपने फाइंड करनी है ना, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर से मुराद फिलहाल 50 है, तो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से मुराद ये जो आपके पास गिवन होगा, राइट। अब ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 0.61 एक कांस्टेंट नंबर है, ये ड्राइव हुआ हुआ है, अब मैं यहां करके नहीं दिखाऊंगा, अब आप कर लीजिएगा। V0 की वैल्यू ये लिखी हुई, फॉर्मूला लगाते हैं, VT इज इक्वल टू, यानी यहां V50 भी लिख सकते थे, 332 ओके 0.61 मल्टीप्लाई बाय किसके बाद, क्या किसकी बात हो जाएगी, 5 की बात हो जाएगी, ठीक है, सॉरी 50 की बात हो जाएगी। ओके जी, अब आपके पास जो है 0.61 मल्टीप्लाई बाय 50, अब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ओके 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक इट विल बी 5 6 30, कुछ ऐसी कहानी, हाँ सही है, 5 6 30.5 के करीब इसका आंसर बनेगा। तो आप क्या करेंगे कि इसको लिख देते हैं यहां पर 332 एंड प्लस अगर हम 5 6 30 भी कर देते हैं, 30.5 नहीं 30 भी कर देते हैं, तो आंसर बनेगा इज इक्वल्स टू 362 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन है यस, दिस इज हियर द ऑप्शन, ये आपके पास हो गया, डन हो गया जी। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 2F ओके, एक फोर्स है वो है 2F, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे पास जो है वो फोर्स है कितनी, 2F एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 10 kg, राइट, प्रोड्यूस एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो एक्सेलरेशन मिली हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ ये था आधा डेटा। नाउ द फोर्स इज 5F। अब यहां पे नीचे करके बनाता हूं कि अब मेरे पास फोर्स है 5F, इज इट,
ओके, एक्टिंग ऑन द मास m, तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मास अब नहीं है तो मैं इसको कैपिटल M लिख देता हूँ। प्रोड्यूसिंग एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 25 मीटर पर सेकेंड, तो अब आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको मास की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या किया जाए कि फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, किधर से क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ से आप क्या करते हैं कि इधर मास की वैल्यू है तो आप यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, फोर्स की वैल्यू निकलेगी तो आपके पास आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ कि F इज इक्वल्स टू MA। ठीक है, अब F की वैल्यू है 2F, मास की वैल्यू है 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 300। F को यहाँ छोड़ देते हैं, जैसे 300 300 हो जाएगा, हाँ ऐसा ही है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आप 30 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये 2 जीरो हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो हेयर द फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू 150 न्यूटन। ठीक है जी, अब आप इसको यहाँ पे लिखते हैं, कैसे करेंगे, 5F इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5F, मास का हमें पता नहीं है और एक्सेलरेशन है जी 25। अब आपको करना यहाँ पे ये है कि इधर चाहे तो पहले आप 5 को यहाँ ले आए, 5 को यहाँ ले जाएंगे तो ये आपके पास F इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। हेयर 5 और 25 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा यहाँ पर F इज इक्वल्स टू 5M। ओके, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, F की वैल्यू पुट कर दो। F की वैल्यू कितनी है बेटा जी 150 इज इक्वल्स टू 5M। ठीक है, अब 5 को यहां लेके आते हैं तो ये बन जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू M। 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम एंड हेयर इज 0, तो ये आपके पास M इज इक्वल्स टू 30 kg आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने जरा डिटेल सॉल्यूशन कर दिया, वैसे आप जिस भी तरीके से कर लो आपकी मर्जी है। तो अब आप इसमें देख लीजिएगा कहीं है आंसर, हाँ ये रहा ना, 30 kg इज द आंसर। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन 52 सॉल्व हो गया। 53 पे आ जाते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज टू कन्वर्ट, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। हाई वैल्यू अल्टरिंग वोल्टेज टू लोअर वैल्यू डायरेक्ट वोल्टेज। अब सुनना, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में चेंज करता है, ये इसमें तो ये लिखा है। ठीक है, मैं सही गलत नहीं बोल रहा, मैं तो सिंपल ये बता रहा हूं ये क्या कह रहा है। वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्ट एंड अदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज विथ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, दोबारा से अल्टरनेटिंग वोल्टेज में ही चेंज करता है मगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देता है। मिसाल यहाँ पे अगर वो 500 है या 1000 वोल्ट है तो इधर हो सकता है वो 200 कर देता हो, ये पता नहीं। ठीक है, अब ये आप सोचना है डायरेक्ट वोल्टेज, ठीक है, टू अदर डायरेक्ट वोल्टेज विथ ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डायरेक्ट वोल्टेज में डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, लो वैल्यू अल्टरिंग वोल्टेज टू हाई वैल्यू डायरेक्ट वोल्टेज। देखो एक काम तो पॉसिबल ही नहीं है, कौन सा, कि अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को या AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में चेंज करे, नो पॉसिबल ही नहीं। तो ये तो होने से रहा, ये भी होने से रहा। अब क्या बचा पीछे कि आपके पास AC वोल्टेज को ये AC वोल्टेज में ही चेंज करता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर देता है, या तो वैल्यू इंक्रीज कर देता है और या फिर वैल्यू को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ये आ गया आपके पास एक इसका आंसर, तो दिस इज राइट आंसर 53। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। लास्ट क्वेश्चन हमें ये कहता है कि आपके पास ये बताइएगा कि an atom makes a transition from the state of E2 and to the lower energy level E1, ठीक है,
which makes the following give the wavelength of radiation emitted. ट्रांसमिशन द प्लांक्स कांस्टेंट, यार क्या बोला उसने, कैसे बोला उसने, प्लांक्स कांस्टेंट एक्चुअल एनर्जी का वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला बताना है इस पूरे केस के अंदर, ठीक है। तो जनाब आपके पास फॉर्मूला है, एक्चुअल जो फॉर्मूला है ना वो ये है, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी अपॉन E2 माइनस दी E1। ये है जी किसका फॉर्मूला, आपके पास वेवलेंथ का फॉर्मूला। तो यहाँ पे है कहीं पे, हाँ ये रहा ना ऑप्शन, ये रहा E2 माइनस E1। किस चीज का मांगा था इन्होंने फॉर्मूला, कि ये एक शेल, ये दूसरा शेल, अब इस दूसरे शेल में से ये जंप करके आता है पहले शेल में, ठीक है। अब एक दूसरे शेल से जब पहले शेल में आता है तो क्या होती है कि एनर्जी ट्रांजिट होती है। एनर्जी जब ट्रांजिट होती है तो उसकी वेवलेंथ भी कोई ना कोई होगी, तो उस वेवलेंथ का फॉर्मूला बताना था। सो सर बात यहाँ पे आ गई खत्म, हमारा टॉपिक हुआ खत्म, पेपर हुआ खत्म, स्टोरी भी हो गई खत्म। तो इसका मतलब ये है कि पूरा पेपर हमारा हमने 2023 का सॉल्व किया है। इंशाल्लाह अभी अपकमिंग डेज में कल 1 या 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह सिंध का ही दूसरा पेपर जो कि बाद में डाउन ने लिया था वो भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।